मैं मिसेस ममता आर देव, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ होम साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कमला देवी राठी महिला पीजी कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आज हम बीएससी होम साइंस पार्ट 2 ग्रुप 3 पेपर बी का 5th यूनिट पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है मीडिया फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, विकास संचार के लिए मीडिया। जब बात विकास की आती है तो इसके केंद्र बिंदु में मनुष्य और उसके जीवन के सभी पहलू तथा संपूर्ण स्वरूप आता है। इसके अंतर्गत केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि मानव का सार्वभौमिक तथा सर्वपक्षीय विकास भी आता है। विकास की इस अवधारणा में संचार और सूचना का स्थान और इन दोनों की भूमिका विशिष्ट महत्व रखती है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण और विकास में संचार की महती भूमिका है। इस प्रकार से संचार और विकास आपस में अभिन्न रूप से जुड़े रहते हैं। इसके बिना मानव के विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जिस देश में संचार के साधन जितना अधिक विकसित हैं, वह देश विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे है। लोग संचार के माध्यम से ही दूसरे के विचारों, मान्यताओं और व्यवहार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। कालांतर में जब भाषा, चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य की विविध विधाओं और रसों इत्यादि का विकास हुआ तो मनुष्य को अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम मिले, जैसे भाषा, लिपि, साहित्य, चित्रकला, फोटोग्राफी, गीत संगीत, नाटक, नृत्य, अभिनय, कठपुतली खेल, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर इत्यादि। ये सब संचार के ही रूप हैं। सभ्यता का उद्भव एवं विकास वास्तव में संचार का उद्भव एवं विकास है। लोक माध्यम या फोक मीडिया। भारत अति प्राचीन समय से ही पारंपरिक लोकगीतों का सम्राट रहा है। यहाँ पर्व, त्योहार, शादी विवाह, अन्य विशेष आयोजनों पर लोकगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। आधुनिक भारत में भी ये आज भी अत्यंत जीवंत एवं लोकप्रिय है। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इनका समसामयिक विषयों से जुड़ाव। इनके माध्यम से मात्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक गाथाएं ही प्रस्तुत नहीं की जाती, वरन समाज में जटिल होने वाली घटनाओं का वर्णन तथा उन पर टीका टिप्पणियां भी रहती हैं। इस प्रकार इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों एवं नैतिकता से विशेष रूप से जुड़ा होता है और इनका गहरा प्रभाव जनमानस के दिल और दिमाग पर पड़ता है। पारंपरिक लोक प्रस्तुतियां जनमानस के व्यवहारों एवं विचारों में परिवर्तन लाने के सशक्त माध्यम हैं। लोकगीत या फोक सॉन्ग्स। लोकगीत में लोगों की रुचि रहती है। किसी क्षेत्र विशेष में गाए गीत को लोकगीत कहते हैं। लोगों में घनिष्ठता बढ़ाने का यह एक उत्तम साधन है। विकासात्मक कार्य, समस्याओं के हल आदि पर आधारित कर लोकगीतों की धुन अपनाकर गीत तैयार किए जा सकते हैं। ये गीत शिक्षण का उत्तम माध्यम बन जाते हैं, जिससे लोग रुचिपूर्वक बात को ग्रहण कर सकते हैं। लोक कथा या स्टोरीज। लोक कथाएं वे कहानियां हैं जो मनुष्य की कथा प्रवृत्ति के साथ चलकर विभिन्न परिवर्तनों एवं परिवर्धनों के साथ वर्तमान रूप में प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ निश्चित कथानक रूढ़ियों और शैलियों में ढली लोक कथाओं के अनेक संस्करण उसके नित्य प्रवृत्तियां और चरित्रों से युक्त होकर विकसित होने के प्रमाण हैं। एक ही कथा विभिन्न संदर्भों और अंचलों में बदलकर अनेक रूप ग्रहण करती है। लोकगीतों की भांति लोक कथाएं भी हमें मानव की परंपरागत वसीयत के रूप में प्राप्त है। दादी अथवा नानी के पास बैठकर बचपन में जो कहानियां सुनी जाती थी, चौपालों में इनका निर्माण कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा हुआ, यह बताना असंभव है। यद्यपि दादी नानी से ज्यादा कहानियां दादा नाना भी सुनाते थे। नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट थिएटर। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। इसे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर खेला जाता है। नुक्कड़ ही वह पहला स्थान था जो नाटकों के खेलने में इस्तेमाल हुआ। आदिम युग में सब लोग दिन भर काम से थक जाने के बाद मनोरंजन के लिए कहीं खुले में एक घेरा बनाकर बैठ जाते थे और उस घेरे के बीचों बीच ही उनका भोजन पकता रहता, खान पान होता और वहीं बाद में नाचना गाना होता। इस प्रकार शुरू से ही नुक्कड़ नाटकों से जुड़े 3 जरूरी तत्वों की उपस्थिति इस प्रक्रिया में भी शामिल थी। प्रदर्शन स्थल के रूप में एक घेरा,
दर्शकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कथाएं, घटनाओं और नाटकों का मंचन। मध्यकाल में सही रूप से नुक्कड़ नाटकों से मिलती जुलती नाट्य शैली का जन्म और विकास भारत के विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों और बोलियों, भाषाओं में लोक नाटकों के रूप में हुआ। नुक्कड़ नाटकों में यह मजमा बुद्धिजीवों द्वारा किसी उद्देश्य को सामने रखकर लगाया जाता है। ये जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में सहायता करता है। इसमें दृश्य परिवर्तन नहीं होता और कलाकार विभिन्न संकेतों के माध्यम से इसकी सूचना देते हैं। दर्शक आसानी से समझ जाते हैं। ये आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को ज़्यादा देर तक बांधकर रखना संभव नहीं है। विभिन्न कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या प्रचार के समय इस माध्यम का उपयोग करती हैं। खेल या गेम्स। खेल भी संचार के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम है। खेल मनोरंजन का स्रोत है, अतः इसकी सहायता से समूह को जल्दी आकर्षित कर एकत्रित किया जा सकता है और उनके बीच अपनी बात रखकर उसी प्रकार से खेल को खिलाया जा सकता है। खेल के प्रति प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की रुचि रहती है, अतः इस माध्यम के द्वारा संचार में सुविधा रहती है। लोक कला या आर्ट। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के समस्त अनुभव बटोरता है और इन्हें दूसरों के साथ बांटता भी है। अनुभव और अनुभूतियों को बटोरने और बांटने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। चाहे वो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि कुछ भी कलाएं हों, विभिन्न प्रकार के कलाकार अपनी कला के माध्यम से कोई थीम लेकर जनता के बीच जाते हैं और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कठपुतली खेल या पपेट शो। भारत कठपुतली का जनक देश माना जाता है। स्वास्थ्य परिचर्चा, कृषि शिक्षण इत्यादि में कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों में इसके द्वारा ज्ञान, व्यवहार एवं कुशलता में वांछित परिवर्तन लाया जा रहा है। पहले कठपुतली के माध्यम से केवल गीत और ऐतिहासिक गाथाएं ही प्रस्तुत की जाती थीं, किंतु आजकल कठपुतली प्रदर्शन अत्यंत आधुनिक एवं व्यापक रूप ले चुका है। आधुनिक शिक्षण का यह एक अत्यंत सशक्त माध्यम बन चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कठपुतलियों के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश को जनमानस तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। कठपुतली का प्रयोग करते समय स्थानीय समस्याओं तथा परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी प्रदर्शन रोचक हो पाता है तथा दर्शक आत्मसात कर पाते हैं। इसमें सीधा संदेश देने के स्थान पर मनोरंजक रूप से शिक्षण देने की चेष्टा करनी चाहिए। कठपुतली के खेल के माध्यम से अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, प्रौढ़ शिक्षा जैसे अनेक विषयों को लुभावने ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। कथा वस्तु की प्रस्तुति अच्छे और स्पष्ट लच्छेदारों शब्दों में होना अनिवार्य है। कठपुतली के हाव भाव शब्दों के माध्यम से ही सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः बोलने की कला के साथ साथ शब्दों के जाल में दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता वाला व्यक्ति ही कठपुतली के खेल को रोचक एवं मनोरंजक प्रस्तुति कर सकता है। कठपुतली कई प्रकार की होती हैं, जैसे हाथ से चलने वाली कठपुतली, हैंड पपेट्स, धागे से चलने वाली कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट्स, छड़ से चलने वाली कठपुतली, रोड पपेट्स, छाया कठपुतली, शैडो पपेट्स, पेपर मैसी की कठपुतली, पेपर मैश पपेट्स।